बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था एंटीबायोटिक्स का, जिसमें हमने बहुत सी उनकी हेडिंग्स कवर की थी एंटीबायोटिक्स में। सबसे पहले हमने एंटीबायोटिक की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके बाद सोर्सेस, फिर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, उसके बाद बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो हमने स्टार्ट किया था, और उसमें हम पढ़ रहे थे सेल वॉल इनहिबिटर्स। ये हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो आज हमें सेल वॉल इनहिबिटर्स स्टार्ट करने हैं। मीन्स ये जो एंटीबायोटिक्स हैं सेल वॉल इनहिबिटर्स, वो आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेल वॉल इनहिबिटर्स में आती है हमारे पास पेनिसिलिन्स। The penicillins may be considered as being of the following types. लास्ट टाइम भी मैंने आपको पढ़ाया था सेल वॉल इनहिबिटर्स जो एंटीबायोटिक्स थी, उसमें मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताई थी। उन एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल पेनिसिलिन एंटीबायोटिक भी थी। तो उसमें जो है मैंने बात की थी नेचुरली अकरिंग की भी और सेमी सिंथेटिक की भी। याद रहे कि मैंने आपको सोर्सेज जब बताए थे कि एंटीबायोटिक किस तरह प्रोड्यूस की जाती है, उसमें हमने सोर्सेस डिस्कस किए थे। पहले मैंने आपको बताया था नेचुरल सोर्स, जिसमें हमने ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स देखी थी। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होती है। और फिर हमने दूसरी टर्म पढ़ी थी सेमी सिंथेटिक। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि पेनिसिलिन्स जो है वो नेचुरली अकरिंग भी होती हैं और सेमी सिंथेटिक भी होती है। अब ये नेचुरली अकरिंग क्या है और सेमी सिंथेटिक क्या है, तो इसके लिए जो है आप प्रीवियस लेक्चर जरूर फॉलो कीजिएगा, उसमें ये सारी टर्म्स डिस्कस की गई हैं। तो पहले देख लेते हैं नेचुरली अकरिंग। फॉर एग्जाम्पल, those produced by fermentation of molds such as Penicillium notatum and Penicillium chrysogenum. ये मोल्ड्स हैं, मोल्ड्स की एग्जांपल्स हैं ये, जिससे नेचुरली अकरिंग पेनिसिलिन जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं मोल्ड्स की फर्मेंटेशन से। The most important examples are benzyl penicillin, that is penicillin G, and phenoxymethyl penicillin, that is penicillin V. अब यहाँ पे नेचुरली अकरिंग पेनिसिलिन की बात हो रही है। इसमें दो एग्जांपल्स आती हैं, पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी, या बेंजाइल पेनिसिलिन, that is penicillin G, and phenoxymethyl penicillin, that is penicillin V. Natural penicillins such as penicillin G and penicillin V are extracted from cultures of the mold Penicillium notatum. नेचुरल पेनिसिलिन्स हैं तो जाहिर है कि ये एक्सट्रैक्ट आउट होंगी मोल्ड के कल्चर से, और मोल्ड जो है वो है पेनिसिलियम नोटेटम। तो हमारी जो पेनिसिलिन्स जी हैं और पेनिसिलिन्स बी हैं, उनकी जो सोर्स है वो है मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम।
The discovery in the 1950s that certain strains of Staphylococcus aureus are resistant to penicillin provided the impetus to develop semi-synthetic penicillins. जाहिर है जब स्टार्ट में नेचुरल पेनिसिलिन्स आई उसमें जो है एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जो पहले जो मैंने आपको बताया भी था। अब यहाँ पे बात हो रही है नेचुरल पेनिसिलिन्स की जो जिसमें पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी जो है वो प्रोड्यूस की गई थी मोल्ड के थ्रू। अब उसके बाद 1950 में जो है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स के हवाले से जो है वो काम हुआ और उसका रीजन ये था कि जो नेचुरल पेनिसिलिन्स थी जो जिस ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट यूज हो रही थी तो वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो रेजिस्ट कर रहे थे उस एंटीबायोटिक को। जैसे अगर पेनिसिलिन जो ऑब्टेन की गई पहले, अब वो जब दी गई थी पेशेंट को उसके बाद जो है एक वक्त ऐसा आया कि अब वो जो एंटीबायोटिक्स थी या जो ऑर्गेनिजम्स थे वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर रहे थे। मींस कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था या उस एंटीबायोटिक जो है उतनी इफेक्टिव नहीं रही थी नेचुरल पेनिसिलिन। तो इसीलिए उस पर फर्दर मॉडिफिकेशंस की गई जिसको हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स। मैंने आपको बताया भी था कि सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स का क्या मतलब है, जिसमें ऑर्गेनिज्म तो ठीक है वो इन्वॉल्व होता ही है लेकिन फर्दर उसमें जो है वो चेंजेस की जाती है, मॉडिफिकेशन की जाती है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि स्टैफिलोकोकस ओरियस जो है जब रेजिस्ट करने लगे पेनिसिलिन्स को तो उसके बाद जो है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन की तरफ जो है वो डेवलपमेंट हुई और ये 1950s की बात है। तो अब जो है वो देख लेते हैं सेमी सिंथेटिक क्या है। In 1959, scientists at Beacon Research Laboratories succeeded in isolating the penicillin nucleus 6-amino penicillinic acid। 1959 में साइंटिस्ट जो थे बीकम रिसर्च लेबोरेटरीज के, उन्होंने जो है वो आइसोलेट किया पेनिसिलिन का न्यूक्लियस दैट इज 6-amino penicillinic acid। अब जो है अब जो सेमी सिंथेटिक डिस्कवर हुई उसमें पहले जो एंटीबायोटिक आई सेमी सिंथेटिक में वो थी मेथिसिलिन। The first of these was methicillin, which is effective against penicillin-resistant organisms because it is not broken down by beta-lactamase enzyme। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, बीटा-लैक्टामेज एंजाइम। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रेजिस्ट कर रहे थे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, ये पॉइंट पहले डिस्कस किया था। अब रेजिस्ट किस तरह कर रहे थे कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस कर रहे थे बीटा लैक्टामेज एंजाइम। चूंकि हमारी जो एंटीबायोटिक है वो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। तो अगर ऑर्गेनिजम्स जो है वो बीटा लैक्टामेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो रेजिस्ट करते हैं बीटा लैक्टम रिंग को जो प्रेजेंट होती है पेनिसिलिन में। इसीलिए रेजिस्टेंस आती है, जो पहले रेजिस्टेंस ऑब्जर्व की गई थी उसके बाद जो है वो सेमी सिंथेटिक की तरफ जो है वो डेवलपमेंट। तो अब जो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन जब बनने लगी, जैसे कि मेथिसिलिन की बात हो रही है, तो ये अब एंटीबायोटिक जो है वो इफेक्टिव रही उन ऑर्गेनिज्म से जो रेजिस्ट कर रहे थे पेनिसिलिन और वो बीटा लैक्टामेज एंजाइम की वजह से रेजिस्ट कर रहे थे। क्योंकि बीटा लैक्टामेज एंजाइम जो है वो पहले जो जिनसे जिस एंटीबायोटिक से वो रेजिस्ट कर रहे थे तो वो उसको ब्रेक करते थे उस एंटीबायोटिक। इसीलिए वो जो पेनिसिलिन थी तो वो इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रही थी, जिसकी वजह से सेमी सिंथेटिक जो है वो डेवलप की गई। अब जो सेमी सिंथेटिक है अब वो इफेक्टिव रही इस तरह से कि जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम है जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है तो वो जो एंटीबायोटिक है वो उससे ब्रेक नहीं होती है इस एंजाइम से।
इसीलिए जो है वो इफेक्टिव रही उन ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ इस पॉइंट का मतलब यही है, द फर्स्ट ऑफ दीज वाज मेथिसिलिन which is effective against penicillin resistant organisms because it is not broken down by beta lactamase enzymes। अब आपको ये पॉइंट इजीली समझ आ जाएगा जब मैंने बीटा लैक्टामेज एंजाइम की बात की या रेजिस्टेंट की बात की कि किस तरह रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस हुई पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स में, जो पहले हमने डिस्कस किया। Other semi-synthetic penicillins including nafcillin, oxacillin, ampicillin, amoxicillin, carbanicillin and ticagrelin emerged in rapid succession। अब जैसे ही सेमी सिंथेटिक की तरफ जो है वो डेवलपमेंट हुई, जो एंटीबायोटिक्स जो प्रोड्यूस हुई सेमी सिंथेटिक प्रोसेस से, तो उसके बाद जब उनका इफेक्ट देखा गया तो उसके बाद जो है दूसरी एंटीबायोटिक्स भी जो है वो बनने लगी। ज़ाहिर एक एंटीबायोटिक से जो है वो अगर इफेक्ट अच्छा नजर आने लगा तो उस तरह उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस करके जो है वो दूसरी एंटीबायोटिक्स भी जो है वो बनने लगी, वो भी सेमी सिंथेटिक ही थी। तो ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं, नैफसिलिन, ऑक्सासिलिन, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, कार्बेनिसिलिन एंड टिकासिलिन, तो ये भी जो है वो सेमी सिंथेटिक ही है। Each is synthesized by adding a particular side chain to a penicillin nucleus। जैसे मैंने बात की कि स्ट्रक्चर में चेंजेस करके जो है वो एंटीबायोटिक्स जो वो बनाई गई। तो हर एंटीबायोटिक को जो है वो सिंथेसाइज किया जब उनमें जो है वो एक पर्टिकुलर साइड चेन जो है वो ऐड किया। Each is synthesized by adding a particular side chain to a penicillin nucleus। तो इस तरह नेचुरल पेनिसिलिन भी जो है वो डिस्कवर की गई और उसके बाद सेमी सिंथेटिक भी डिस्कवर की गई, जिनकी एग्जांपल जो है वो हमने यहाँ पे देखी कि जो नेचुरली अकरिंग है उनकी कौन सी एग्जांपल्स आती हैं, जैसे पेनिसिलिन जी है, पेनिसिलिन बी है, और किस तरह उसमें रेजिस्टेंस आई और सेमी सिंथेटिक किस तरह प्रोड्यूस की गई एंटीबायोटिक्स जो थी पेनिसिलिन में, और उनका फिर मैकेनिज्म जो है वो हमने देखा कि किस तरह जो है वो इफेक्टिव रही और उसके बाद जो है किस तरह दूसरी एंटीबायोटिक्स बनने लगी और किस तरह उसको सिंथेसाइज किया गया। So both the natural and semi-synthetic penicillins are bactericidal। अगर हम बात करें नेचुरल पेनिसिलिन की या हम बात करें सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन की, तो दोनों जो है वो बैक्टीरिसाइडल हैं। अब जो है आपको कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ। मैंने आपको कहा भी था कि जब हम इफेक्ट की बात करेंगे तो उसमें ये टर्म्स यूज होती है कि बैक्टीरिसाइडल क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक क्या है। तो यहाँ पे चूंकि पेनिसिलिन की बात हो रही है और पेनिसिलिन में जो है वो नेचुरल और सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, तो वो बैक्टीरिसाइडल होती है, किल करती हैं बैक्टीरिया को। अब जो है इनकी जरा इंडिकेशंस देखते हैं। पेनिसिलिन जी, the most frequently used natural penicillin is administered parenterally, that is by some means of other than through the gut। मतलब पेनिसिलिन जी है जो नेचुरल पेनिसिलिन है वो पेरेंटली जो है वो एडमिनिस्टर की जाती है, मींस अदर देन थ्रू गट। आप उसमें इंट्रामस्कुलरली या इंट्रावेनसली आ जाती है। तो जो पेनिसिलिन जी हैं, जो नेचुरल पेनिसिलिन हैं, उनको पेरेंटली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, जैसे कि इंट्रामस्कुलरली या इंट्रावेनसली। अब उसके बाद जो है वो इसकी जरा स्पेक्ट्रम देख लेते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को ये एंटीबायोटिक कवर करती है। जैसे कि पेनिसिलिन जी
is the drug of choice in treating infections caused by streptococci, meningococci, pneumococci, spirochetes, Clostridia, and aerobic gram-positive rods. अब ये स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी कि किसके अगेंस्ट जो है ये एंटीबायोटिक यूज हो रही है। तो ये जो एग्जांपल्स दी गई हैं मींस के इनके इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन जी जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। Infections caused by organisms resistant to penicillin G can be treated with semi-synthetics such as nafcillin, oxacillin, ampicillin or amoxicillin. अब आपको ये पॉइंट भी समझने में आसानी होगी क्योंकि पहले जो है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि बेंजाइल पेनिसिलिन जी जो एंटीबायोटिक है जिस ऑर्गेनिज्म के लिए यूज की जाती है, अगर वो ऑर्गेनिजम्स रेजिस्ट कर रहे हैं पेनिसिलिन जी को, तो उसके बाद हम सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन की तरफ जाते हैं जिसमें नैफसिलिन, ऑक्सासिलिन, एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन आते हैं। So infection caused by organisms resistant to penicillin G can be treated with semisynthetics such as nafcillin, oxacillin, ampicillin और amoxicillin। मतलब अगर पेनिसिलिन जी जो है अगर ऑर्गेनिजम्स रेजिस्ट कर रहे हैं इस एंटीबायोटिक को, मतलब वो इफेक्ट नहीं दे रही अपना, तो उसके बाद जो है हम सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन जो है वो देते हैं जिसमें ये एग्जांपल्स आती हैं। फिर है कार्बेनिसिलिन एंड टेकार्सिलिन आर स्पेशली यूजफुल इन ट्रीटिंग सुडोमोनास इन्फेक्शंस। यहाँ पे अब जो है सुडोमोनास इन्फेक्शन की बात हो रही है, मींस कि जो ये एंटीबायोटिक्स है ना कार्बेनिसिलिन और टेकार्सिलिन, अब ये एंटी सुडोमोनल है क्योंकि ये सुडोमोनास इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज हो रही हैं, तो इसीलिए हम इनको एंटी सुडोमोनल कह सकते हैं, जिसमें कार्बेनिसिलिन और टेकार्सिलिन एंटीबायोटिक्स आती है। क्योंकि स्पेक्ट्रम की बात हो रही है यहाँ पे, मींस के ऑर्गेनिजम्स जो जैसे सुडोमोनास है, सुडोमोनास इन्फेक्शंस जो हो रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट या उनके लिए जो है वो कार्बेनिसिलिन और टेकार्सिलिन जो है वो यूजफुल होती है, तो इसीलिए इनको हम एंटी सुडोमोनल कह सकते हैं। Allergy to penicillin is rare among children but occurs in 1 to 5% of adults. चिल्ड्रन में एलर्जी जो है वो रेयर है, अगर पेनिसिलिन दी जाती है तो उससे जो है वो एलर्जी रेयर है चिल्ड्रन में, लेकिन अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो उसमें 1 to 5% एलर्जी कॉज होती है पेनिसिलिन की वजह से एडल्ट्स में, लेकिन 1 to 5% ऑफ एडल्ट्स। इसीलिए अगर एलर्जी जो है वो ऑब्जर्व की जाती है उस पेशेंट में, या पेशेंट जो है वो अगर सिम्टम्स बताता है अपने कि इस तरह जो है वो सिम्टम्स आ रहे हैं या एलर्जी है, तो उसको फिर पेनिसिलिन के बजाय फिर हम जो है वो दूसरी एंटीबायोटिक्स देते हैं, या सेफेलोस्पोरिन्स भी दे सकते हैं अगर पेशेंट जो है वो हाइपर सेंसिटिव है, तो उसके लिए फिर हम जो है वो सेफेलोस्पोरिन्स जो है वो देते हैं। Penicillins are generally non-toxic, but large doses can have toxic effect on the kidneys, liver, and central nervous system. वैसे तो पेनिसिलिन जो है वो नॉन टॉक्सिक है, लेकिन अगर इनकी लार्जर डोसेस दी जाएं तो वो इफेक्ट करती हैं, उनका इफेक्ट जो है वो फिर आता है किडनी में, लिवर में और सीएनएस में। टॉक्सिक इफेक्ट जो वो देखा जाता है किडनी, लिवर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर इनकी लार्ज डोजेस दी जाए।
In addition to their use as treatment for infection, penicillins also are used prophylactically, that is to prevent infection. पहले तो हमने बात की कि किस तरह जो पेनिसिलिन्स हैं वो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, लेकिन पेनिसिलिन्स जो हैं वो प्रोफाइलैक्टिकली भी यूज की जाती हैं। मतलब अगर ये चांसेस हों कि आगे चल के इन्फेक्शन कॉज हो सकता है उन ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पहले ही प्रोफाइलैक्टिकली पेनिसिलिन्स दी जाती है। For example, patients with heart defects or heart disease are especially susceptible to endocarditis, an inflammation of the lining of the heart caused by a bacterial infection. अब प्रोफाइलेक्टिकली की बात हो गई, मीन्स कि हम जो है आगे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए प्रोफाइलेक्टिकली पेनिसिलिन्स दी जाती हैं। अब उन पेशेंट की बात हो रही है जिनके हार्ट डिफेक्ट्स हैं उनके, या हार्ट डिजीज हैं, या उनको एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। जैसे कि एंडोकार्डाइटिस जो है वो है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द हार्ट, और वो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अगर हमें हिस्ट्री पता है पेशेंट की और चांसेस हैं कि आगे चल के एंडोकार्डाइटिस हो सकता है उस पेशेंट को, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी हार्ट डिफेक्ट या हार्ट डिजीज है, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए, उस इन्फेक्शन को पहले ही प्रिवेंट करने के लिए प्रोफाइलैक्टिकली पेनिसिलिन दी जाती है, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो जो डैमेज वाल्व है उनके सरफेसेस पे जो है वो अटैक करते हैं, तो प्रिवेंशन के लिए जो है वो प्रोफाइलैक्टिकली पेनिसिलिन दी जाती है। So organisms tend to attack surfaces of damaged valves. To prevent such infection, susceptible patients often receive penicillin before surgery or dental procedure. क्योंकि हम प्रोफाइलैक्टिकली दे रहे हैं, तो सर्जरी से पहले या अगर डेंटल प्रोसीजर्स या क्लीनिंग पर्पस के लिए जो है वो अगर पेशेंट जो है वो जाता है हॉस्पिटल में या क्लिनिक्स में, तो वहाँ पे जो है पहले ही प्रोफाइलैक्टिकली जो है वो पेनिसिलिन जो है वो दी जाती है। दैट could release bacteria into the bloodstream, क्योंकि वो बैक्टीरिया रिलीज हो सकता है ब्लड स्ट्रीम में, तो प्रोफाइलैक्टिकली जो है वो पेनिसिलिन दी जाती हैं। और अगर सर्जरी होनी है या कोई डेंटल प्रोसीजर्स होने हैं तो उससे पहले जो है वो पेनिसिलिन पेशेंट रिसीव करता है। The class of penicillins that includes ampicillin and amoxicillin with clavulanate. अब ये पेनिसिलिन की जो एग्जांपल्स में आ रही हैं, एम्पिसिलिन जैसे हमने डिस्कस किया पहले, और कुछ कॉम्बिनेशन में भी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन विद क्लेविलिनेट, जो ऑगमेंटेड एग्जांपल है इसकी, is active against gram-positive and gram-negative bacteria such as Haemophilus influenza and Escherichia coli. तो एम्पिसिलिन है, या अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें एमॉक्सिसिलिन विद क्लेविलिनेट की, तो वो इफेक्टिव है, एक्टिव है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसमें हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा आते हैं या एस्केरिशिया कोलाई। क्योंकि ये ऑगमेंटन जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ग्राम पॉजिटिव के ग्रुप को भी कवर करेगी, ग्राम नेगेटिव के भी। All penicillins act by interfering with synthesis of the cell wall. ये भी पॉइंट पहले आपको मैंने जब बताया था, जब हम सेल वॉल इनहिबिटर पढ़ रहे थे, कि वो इंटरफेयर करते हैं सेल वॉल की सिंथेसिस। It is relatively non-toxic to the host or patient. ये भी पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन टॉक्सिक है, पेनिसिलिन जो है वो नॉन टॉक्सिक है, लेकिन अगर इनकी हम लार्जर डोजेस दें तो फिर जो है वो उनका थोड़ा टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो देखा जाता है। Beta lactamases are enzymes produced by bacteria that provide
multi resistance to beta lactam antibiotics such as penicillin, cephalosporins, cefamycins and carbapenems. वही बात हो रही है कि जो एंजाइम है बीटा लैक्टामेसेस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स से, और जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं वो हैं पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, सेफामाइसिन एंड कार्बापेनेम्स। तो आज जो है वो स्टूडेंट हमने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है वो कवर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम सेफेलोस्पोरिन स्टार्ट